Good morning, dear students. Today we have started the very important chapter matter in our surrounding, part 3. Matter in our surrounding में पहले पार्ट में हमने मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी प्रॉपर्टीज और कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करें. सेकंड लेक्चर में बचा हुआ पार्ट हमने डिस्कस करा. आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे. इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट नंबर 4 में हम लोग इन टेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. तो आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेंपरेचर इनटू सेल्सियस के. तो हमने जब यहाँ पर इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जो टेंपरेचर है उसको हम तीन फॉर्म्स में देखते हैं. मतलब टेंपरेचर होता क्या है, तो मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, किसी भी चीज को नापना, उसकी जो हॉटनेस है और कोल्डनेस को मेजरमेंट करना, कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, तो उसको जो मेजरमेंट करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं टेंपरेचर. और वो जो टेंपरेचर है मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, उसको हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे उसे बोलेंगे थर्मामीटर. तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बताया था कि हमने आइस का टुकड़ा लिया था और उसको हमने चेक किया था 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है. तो उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, तो वैसे वो चीजें यहां पर देखेंगे. तो पहला क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग टेंपरेचर इनटू सेल्सियस स्केल. तो टेंपरेचर को, जो टेंपरेचर की ऐसा यूनिट है बच्चों वो होती है आपकी केल्विन. जो ऐसा यूनिट टेंपरेचर की वो होती है केल्विन. और जनरली यहां पर तीन यूनिट्स बताई गई है टेंपरेचर की, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट. तो पहला है हमारा कन्वर्ट द फॉलोइंग टेंपरेचर इनटू सेल्सियस स्केल. हमको सेल्सियस स्केल में इसको जो हमको यूनिट दी हुई है बच्चों केल्विन में दी हुई है और हमें इसे सेल्सियस में चेंज करना है. और दूसरे क्वेश्चन में हमें सेल्सियस में दी हुई है और हमें केल्विन में चेंज करना है. तो देखिए होता क्या है कि अब देखिए, अब अगर हमारे पास डिग्री में चीजें हैं, किसमें है बच्चों, डिग्री में है, और हमें किसमें बनानी है, केल्विन में बनानी है. किसमें बनानी है, केल्विन में. हम उसमें 273 ऐड करते हैं. तो जब हम डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं तो मुझे केल्विन प्राप्त होता है बच्चों. क्या प्राप्त होता है, केल्विन. जब भी हमें केल्विन में बनाना है तो हमें डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करना होगा. तो डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड करते हैं तो वो चीज किसमें आ जाएगी, केल्विन में आ जाएगी. जैसे जो हमारा रूम टेंपरेचर है बच्चों वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस है. अगर उसको केल्विन में पूछी तो 273 प्लस में 25 298 केल्विन हो जाएगा. तो केल्विन क्या है कि जो डिग्री सेल्सियस में जो चीज दी हुई है अगर उसमें 273 ऐड करेंगे तो किसमें मिल जाएगा, केल्विन में बन जाएगा. और अगर आपको केल्विन में दिया हुआ है बच्चों और सेल्सियस में करना है तो ये चीज माइनस होगी नहीं दरार में. तो डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए तो केल्विन माइनस 273 हो जाएगा. तो ये दो फार्मूले हैं जो सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में बनाने में हेल्प करते हैं. पहला क्या है कि डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग 273 ऐड करेंगे तो वो केल्विन बन जाएगा बच्चों. क्या बन जाएगा, केल्विन की फॉर्म में आ जाएगा. और अगर हमें केल्विन से सेल्सियस बनाना है तो केल्विन में से 273 माइनस करेंगे तो वो सेल्सियस की फॉर्म में आ जाएगा. तो देखिए पहला एग्जांपल है 300 केल्विन दिया हुआ है बच्चों. क्या दिया हुआ है, 300 केल्विन. और केल्विन को हमें किससे बनाना है, सेल्सियस में बनाना है. किससे बनाना है, सेल्सियस में. तो सेल्सियस में बनाना तो केल्विन माइनस 273 करना पड़ेगा. अगर आपको सेल्सियस में बनाना है तो केल्विन माइनस 273 करना पड़ेगा. तो सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273. तो देखिए ये हमने फार्मूला यहां पर लगा दिया, हमने फार्मूला पुट कर दिया. तो पहला हमको दिया हुआ है 300 केल्विन. कितना दिया बच्चों, 300 केल्विन. तो 300 केल्विन है तो 300 केल्विन है तो 300 में से 273 हम लोग माइनस करेंगे. मेरे पास कितना बचेगा, 27. कितना बच गया, 27 डिग्री सेल्सियस में आ गया. कितना आ गया बच्चों, सेल्सियस में. अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 27 डिग्री सेल्सियस. और केल्विन में पूछेगा तो उसमें 273 ऐड कर देंगे, 300 केल्विन. सेकंड है आपका 573 केल्विन. तो 573 को केल्विन से सेल्सियस में बनाना है तो माइनस क्या करेंगे, 273. 573 में से 273 माइनस करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आ गया बच्चों. ये सेल्सियस कर दिया. सेकंड है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग टेंपरेचर टू केल्विन स्केल. सेकंड पार्ट हमें केल्विन में करना है. हमें डिग्री सेल्सियस है इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो डिग्री को केल्विन में कैसे करेंगे बच्चों, डिग्री में हम लोग क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे. तो डिग्री जो है हमारे पास उसमें 273 ऐड कर देंगे. वो चीज हमें किस में मिल जाएगी बच्चों, केल्विन में मिल जाएगी. किस में मिल जाएगी बेटा, केल्विन में. तो यहां पर आपका जो डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस दिया है जो कि रूम टेंपरेचर होता है. किसी बुक में 20 से 25 दिया हुआ है लेकिन एक्चुअली में 25 डिग्री हम लोग ले सकते हैं. तो 25 प्लस 273 298 केल्विन हो गया बेटा, ठीक है. सेकंड पार्ट है हमारा 373 सेल्सियस. किसमें बदलना है, केल्विन में. तो केल्विन में तो 273 ऐड कर देंगे तो 500 646 आ जाएगा, ठीक है. ये हमारा हो गया सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में बदल दिया. जब भी सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो हमें 273 ऐड करना है. तो
डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में बन जाएगा, और केल्विन से सेल्सियस बनाना है तो केल्विन माइनस 273 कर देंगे, सिंपल सा मेथड है। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट है गिव रीजन। तो हम रीजन देना है कि देखिए अभी जो क्वेश्चन है ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये चीजें हमने जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है, जैसे सॉलिड की, लिक्विड की, गैसेस की प्रॉपर्टी पढ़ी है, उनके इंटरचेंज, इंटरकन्वर्जन्स पढ़े हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है। तो जो हमने बॉइलिंग पढ़ा था वहां पर हमने पढ़ा था कि जब हम सॉलिड से बॉइलिंग पढ़ा था, और एक हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था। मेल्टिंग में पढ़ा था कि सॉलिड से लिक्विड में जो चीजें कन्वर्ट होती हैं उसे हम मेल्टिंग बोलेंगे, और अगर लिक्विड से गैसेस फॉर्म में आ रही है, वेपर फॉर्म में आ रही है, तो उसे हम बॉइलिंग बोलेंगे। तो वहां पर हमने एक बात पढ़ी थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो उसका यूज यहां पर होगा। तो गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कोई ऑब्जर्वेशन करी, उसमें जो ऑब्जर्वेशन की जो रिजल्ट निकल के आए उसमें रीजन देना है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेपथलीन बॉल्स, मैंने आपको नेपथलीन बॉल्स का जिक्र पिछले वीडियो लेक्चर में भी किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सब्लिमेशन का टॉपिक आया था बच्चों। सब्लिमेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। तो जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, या फिर गैस वापस सॉलिड में आती है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं बच्चों। तो उसके मैंने एग्जांपल्स लिए, जैसे नेपथलीन बॉल्स लिया था, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड लिया था। तो वहां पर हमने ये 2-3 एग्जांपल्स लिए थे। ठीक है, कैम्फर लिया था। तो नेपथलीन इज ए वर्ड, देखिए नेपथलीन पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेपथलीन बॉल डिसअपीयर। मैंने आपको बताया था कि जो दुकान है, बड़ी बड़ी दुकानों में कपड़ों की, या फिर अपने घरों में भी जो कपड़े वगैरह रखते हैं उसमें छोटी छोटी जो बोलियां डाल देते हैं सफेद रंग की, वो नेपथलीन बॉल्स होती है, नेपथलीन की बॉडी होती है, और जो अपने आप डिसअपीयर हो जाती है, मतलब आपको सिर्फ बात देखो तो आपको दिखाई नहीं देंगी, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ऐसा हो जाता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेपथलीन बॉल्स जो क्या होती है बच्चों, वोलेटाइल होती है। क्या होती है? वोलेटाइल। देखिए दो तरह की चीजें होती है, तो वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। क्या होती है बच्चों? नॉन वोलेटाइल। जो चीज भाप बन के उड़ जाए, जो चीज भाप बन के उड़ जाए, वेपर शेप में चली जाए, लिक्विड सब्सटेंस, तो सारे वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल। ठीक है, जितने भी लगभग लिक्विड सब्सटेंस हैं सारे के सारे वोलेटाइल होते हैं। पेट्रोल के वोलेटाइल है। ठीक है बच्चों, जो चीज भाप बन के उड़ जाए, वेपर शेप में आ जाए, वो सारी चीजें वोलेटाइल हैं। और जो चीज नॉन वोलेटाइल कौन सी है? जो वेपर शेप में ना है। जैसे आपने पानी में चीनी डालते हो, चीनी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। ठीक है जी, ठीक है। और जो आपका जो वेपर शेप में आ जाती है वो चीजें वोलेटाइल होती है, जैसे लिक्विड सब्सटेंस है। सॉलिड सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल होते हैं जनरली। तो नेपथलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है कि नेपथलीन बॉल्स एक सॉलिड फॉर्म में डायरेक्ट जो है गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और बिना किसी लिक्विड स्टेट में आए तो सॉलिड नहीं आती, थोड़ी देर में आप गायब हो जाएगी। तो सॉलिड फॉर्म तो उसका हट गया, इट मींस उसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, वो सॉलिड से किस में आ गई बच्चों? गैसेस स्टेट में आ गई। ऐसा क्यों है? रीजन क्या है? क्योंकि नेपथलीन बॉल एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, और वोलेटाइल सब्सटेंस होने के कारण वो वेपर स्टेट में चली जाती है ड्यू टू, यहां पर इसका जो कैसा होगा, ड्यू टू सब्लिमेशन। ड्यू टू सब्लिमेशन हम कह सकते हैं। नेपथलीन इज वोलेटाइल सब्सटेंस व्हिच कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट डायरेक्टली। मैंने आपको बताया कि सब्लिमेशन का मतलब होता है बच्चों सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना। नेपथलीन बॉल्स जो है वो एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। नेपथलीन बॉल इज वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल मतलब जो भाप बन के उड़ जाए। ठीक है जी, which convert into gaseous state directly. This is the reason that naphthalene ball disappear with time without any solid. कहने का मतलब सिंपल सा है कि नेपथलीन बॉल जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी, वो सॉलिड से गैसेस स्टेट में आ जाएंगी। ठीक है, एक तरह इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है? सब्लिमेशन बोलते हैं बच्चों। तो नेपथलीन बॉल्स जो है वोलेटाइल सब्सटेंस है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस कन्वर्ट में चली जाएंगी, इस कारण से वो हमें डिसअपीयर हो जाएगी, दिखाई नहीं देती, अपनी सॉलिड पोजीशन दिखाई नहीं देती। तो पहला सीधा। सेकंड, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। बहुत दूर से भी हमें एक परफ्यूम की जो महक है, मतलब जो इत्र वगैरह है या फिर परफ्यूम्स होते हैं, उनकी जो सुगंध है वो हमें महसूस होगी, हमारी नॉस्ट्रिल्स उसको पहचानेंगे, हाँ भाई खुशबू आ रही है। तो वो कहते हैं ऐसा क्यों होता है? तो ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बताया था, डिफ्यूजन के कारण होता है। डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। आप कहीं दूर अगरबत्ती जला दीजिए और उसकी जो वो एयर्स में उसकी जो अगरबत्ती जो है वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगी, और वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद वो एयर के साथ मिक्स होगी बच्चों, और इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस को भी डिफ्यूजन बोलते हैं। गैसेस के अंदर जो अदर पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं, और वो फिर हमें हमारे नोस्ट्रिल्स के द्वारा, नोज में नोस्ट्रिल्स वगैरह हैं, इनके द्वारा हमें वो महसूस होगी, सुगंध उसकी हमें महसूस होगी। ठीक है, तो ये परफ्यूम की भी ऐसा है कि जो परफ्यूम है, अगर उसको हम परफ्यूम छिड़का हुआ किसी ने तो बहुत दूर तक उसकी खुशबू आ रही है, या फिर स्प्रे कोई कर दिया परफ्यूम का, तो उसकी जो खुशबू है वो एयर पार्टिकल से मिल करके और वो हमें महसूस होगी। ठीक है, उसकी सुगंध हमें मिलेगी। तो ये सारी चीजें ड्यू टू डिफ्यूजन के कारण होता है। डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, या फिर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है जी। तो जो है जैसे आपने यहाँ पर भी एक परफ्यूम का परफ्यूम लिया और उसको स्प्रे कर दिया, तो जो क्या होगा, पूरे पूरे कमरे में वो गैस फैल जाएगी, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो स्कैनिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और आप लोग जानते हो गैसेस के पार्टिकल्स जो है अपना उनका कोई शेप और वॉल्यूम तो होता नहीं, तो पूरे के अंदर फैल जाएंगे और वो रैंडमली मूवमेंट करते रहेंगे। उनका जो स्पेस पार्टिकल्स का भी बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है डिफ्यूजन के कारण होता है। वी कैन सी द स्मेल ऑफ परफ्यूम विद सेवरल मीटर अवे ड्यू टू डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूज इनटू एयर, डिफ्यूज का मतलब उसमें मिल जाना, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू गैसेस, सॉरी, बिकॉज़ परफ्यूम हैज द प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफ्यूज इनटू एयर, तो एयर के अंदर डिफ्यूज है उसके पार्टिकल्स और हमें महसूस होंगे सुगंध को उसकी, ठीक है। परफ्यूम की सुगंध है हमें महसूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हैं बच्चों, तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो हार्ड होते हैं, वो रिजिड होते हैं, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं होता, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है, हार्ड नहीं होते, वो रिजिड नहीं होती, ठीक है, हल थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं, बिल्कुल लो कंप्रेसिबिलिटी कह सकते हैं। और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होती। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो सॉलिड है ना, उनकी जो पार्टिकल बहुत ही पास पास होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, गैसेस के अंदर सबसे कम होता है। आप लोग जानते हो कि गैसेस के अंदर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है बच्चों। लिक्विड के अंदर गैसेस की अपेक्षा गैसेस में बहुत ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, सॉलिड में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में उससे कम होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। तो हम लोग जो सब्सटेंस दिए हुए हैं उनमें सबसे पहले चेक करेंगे सॉलिड कौन से, लिक्विड कौन से, गैसेस कौन से। तो आप लोग जानते हो कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सॉलिड में होगा, उसके बाद बच्चों उससे कम किसमें होगा, लिक्विड में होगा, उसके बाद गैसेस का नंबर है, क्योंकि गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल के पास है। तो गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होगा, नेग्लिजिबल के पास होगा। इट मींस हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। तो वाटर एक लिक्विड सब्सटेंस आप लोग जानते हैं, शुगर मैंने अभी भी बताया नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, एक सॉलिड सब्सटेंस है, और ऑक्सीजन एक गैस है बच्चों। और आप लोग जानते हो गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है, उनके बीच में सेपरेटिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, सॉलिड में होगा, यानी सॉलिड का मतलब शुगर में होगा, फिर उसके बाद किसमें होगा, लिक्विड में होगा, इसमें वाटर में होगा, और सबसे कम नेग्लिजिबल किसमें होगा, ऑक्सीजन में, गैस में होगा, ऑक्सीजन में होगा। तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल विल बी एज फॉलो ऑक्सीजन, वाटर और शुगर, ऑक्सीजन, वाटर और शुगर। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, दोबारा देखिए, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस, इन सब्सटेंस को अरेंज करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इन पार्टिकल्स को हमें अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल विल बी एज फॉलोज। ऑक्सीजन है, वाटर है और शुगर है। आप लोग को मैंने पहले बता चुका हूं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बेसिस पर उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो है हमने यहाँ पे दिखाना है। तो गैसेस का सबसे कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद लिक्विड का, देन सॉलिड का, इट मींस ऑक्सीजन, फिर वाटर और फिर शुगर। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस आपका रूम टेम्परेचर होता है बच्चों, और 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ये आपकी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो अगर टेम्परेचर जा रहा है तो फ्रीजिंग मतलब बर्फ जमनी स्टार्ट हो जाएगी, वो सॉलिड ही स्टेट में रहेगा, बर्फ सॉलिड स्टेट में होती है। वाटर जो है, अगर वाटर को टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमने लगेगा, सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो गैसेस टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो जो सॉलिड है ना वो लिक्विड में मतलब बर्फ पानी बनेगी, लिक्विड की फॉर्म में आएगी, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी गैस मतलब वेपर स्टेट में आएगा, इट मींस गैस स्टेट में आएगा। तो सबसे पहले बर्फ है, बर्फ को हम गर्म करेंगे तो पानी बनेगा, पानी से भी भाप बनेगी। तो जो बर्फ है ना बच्चों वो सॉलिड है, और जो पानी बन रही है ना बच्चों वो लिक्विड है, और पानी को और गर्म करेंगे तो गैस स्टेट में आ रहा है। इट मींस स्टेट कन्वर्जन तो हो रहा है, स्टेट कन्वर्जन तो हो रहा है, पहले सॉलिड में था, फिर लिक्विड में है, फिर गैसेस में आ रहा है, तो अपनी स्टेट को तो चेंज कर रहा है वहां पर। और मैंने आपको कल एक बात और भी बताई थी कि जब ये अपनी स्टेट चेंज करते हैं तो अगर हम टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं आता, क्योंकि अपने टेम्परेचर को वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। मतलब अपनी इंटर कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी, हीट एनर्जी मिल रही है वो इंटर कन्वर्जन के रूप में यूज हो रही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि
व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस पे देखिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 पे आपके वो बॉईल होगा। तो 25 पे रूम टेम्परेचर उसमें पानी जो है वो किसमें रहेगा, वाटर में रहेगा, वाटर की फॉर्म में रहेगा, लिक्विड शेप में रहेगा, तो लिक्विड शेप होगी। लेकिन 0 डिग्री पे क्या होता है बच्चों, 0 डिग्री पे ना सॉलिड लिक्विड दोनों होती है। देखिए 0 से अगर बिलो अगर चला जाता है, 0 से अगर बिलो जाएगा ना तो वो ऑटोमेटिक वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। लेकिन 0 के ऊपर सॉलिड रहती है एज वेल एज लिक्विड, सॉलिड स्टेट एज वेल एज लिक्विड। सॉलिड स्टेट में आइस, आइस की फॉर्म में होगा, लेकिन कई सॉलिड स्टेट अगर इसको थोड़ा सा टेम्परेचर सॉलिड स्टेट अगर थोड़ा सा टेम्परेचर को दे देंगे तो ये लिक्विड स्टेट में भी आ जाता है। इक्विलिब्रियम के अंदर हम ऐसा पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट में 0 डिग्री में से फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन 0 डिग्री से ऊपर थोड़ा सा 0 डिग्री पे ही लिक्विड स्टेट में भी आया था। मैंने आपको बताया भी है बर्फ का टुकड़ा लेके वो पिघल रहा है, तो वो 0 डिग्री पे था, वो पिघल रहा है, तभी वो 0 डिग्री पे था। इसका मतलब क्योंकि स्टेट ऑफ कन्वर्जन हो रहा है तो वो 0 डिग्री पे ही है। तो यहाँ पर 0 डिग्री पे सॉलिड और लिक्विड दोनों आएंगे, सॉलिड भी और साथ में लिक्विड स्टेट भी आता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में भी आता है। 100 डिग्री की बात करें बच्चों तो 100 डिग्री में क्या होता है, पानी उबलता है। यहाँ पे ना गैसेस और लिक्विड स्टेट में क्या होता है, गैसेस दोनों में होते हैं। जो 100 डिग्री सेल्सियस है, वैसे जनरली हम लोग बात करते हैं कि वाटर जो है वो बॉईल होना शुरू होता है 100 डिग्री पे, तो गैसेस स्टेट में आ जाएगा, लेकिन लिक्विड स्टेट और गैस दोनों में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है इसकी कि जो 100 डिग्री है इसमें लिक्विड और गैसेस दोनों में अंदर मिलेगा। वैसे जनरली गैसेस स्टेट में होता है, 0 पे सॉलिड और लिक्विड दोनों में अंदर मिलेगा, वैसे जनरली सॉलिड स्टेट में होता है आइस की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, गिव टू रीजन। यहाँ पर मतलब कि जो 0 डिग्री है वो सॉलिड स्टेट पे है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर जो मैंने आपको एग्जांपल लेके कल बताया था, बीकर दिया था मैंने, आइस का टुकड़ा लिया था, 0 डिग्री पे रखा था, दोबारा जब स्टेट चेंज कर रहा है तो पानी आ गया, पानी भी तो 0 पे था, इसका टेंपरेचर चेंज नहीं आ रहा है। 0 तो दो स्टेट हो गए ना, सॉलिड स्टेट एज वेल एज लिक्विड स्टेट, तो सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट दोनों स्टेट शो कर रही थी। ऐसे ही आपको मैंने जब रेटेड हीट ऑफ वेपोरेशन बताया था कि वहां पर हमने 100 डिग्री पे भाप बननी स्टार्ट हो गई थी और भाप वापस आ रही है, तो जब वो स्टेट कन्वर्ट करी तो एनर्जी तो हीट एनर्जी खर्च तो हो रही है, लेकिन उसका टेंपरेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उसी 100 पे वो लिक्विड भी है, गैसेस भी है, तो 100 पे गैसेस एज वेल एज लिक्विड स्टेट दोनों होती है बच्चों, ठीक है। जनरली पूछे तो दोनों ही आती है, गैसेस लिक्विड स्टेट, सॉलिड और लिक्विड स्टेट, और यहाँ पर रूम टेंपरेचर तो लिक्विड ही रहती है। और जनरली अगर 0 डिग्री पे सॉलिड बर्फ होता है तो उस बर्फ सॉलिड की फॉर्म में होगा, और 100 डिग्री पे गैसेस बन जाती है तो गैसेस निकलेगा। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। किसी बुक में अकेला सॉलिड और गैस दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल इसका आंसर आएगा सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, गैस एज वेल एज लिक्विड स्टेट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद गिव टू रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेंपरेचर इज लिक्विड, वाटर एट रूम टेंपरेचर इज लिक्विड। अभी हमने बात करी कि जो वाटर है वो रूम टेंपरेचर लिक्विड रहता है, क्योंकि देखिए रूम टेंपरेचर हमारा होता कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस नियर अबाउट। तो वाटर एट रूम टेंपरेचर से लिक्विड 20 से 25 के बीच में 25 ही होते हैं। वाटर एट रूम टेंपरेचर इज लिक्विड बिकॉज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है आप लोग जानते हो कि जो वाटर है वो कह रहे हैं रूम टेंपरेचर में लिक्विड क्यों है। सिंपल सी बात है कि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर वो वाटर को हम बर्फ जमा देंगे तो किसमें आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा। लेकिन बर्फ जमेगी कब, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो जमेगी, या फिर वो वेपर स्टेट में आ जाएगा, गैस कब बनेगी जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 25 पे ना तो वो बर्फ जमेगी और ना वो वेपर स्टेट पे आएगा। तो कह रहे हैं कि बिकॉज़ वाटर एट रूम टेंपरेचर लिक्विड, तो वाटर रूम टेंपरेचर लिक्विड क्यों है, क्योंकि भैया वाटर टेंपरेचर जो है रूम टेंपरेचर लिक्विड इसलिए है क्योंकि ना तो वो गैसीय स्टेट में जा पा रहा है ना वो फ्रीजिंग स्टेट में आ पा रहा है, वो लिक्विड ही तो रहेगा। गैसीय स्टेट में कब जाएगा जब 100 डिग्री होगा, वो फ्रीजिंग कब होगा जब 0 डिग्री होगा। तो उसी में से कोई रीजन दे दीजिए, बिकॉज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अगर हम इस टेंपरेचर को चेंज कर देंगे, कम कर देंगे, तो जैसे जैसे टेंपरेचर कम होता जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ जमना स्टार्ट हो जाएगी और इसकी फील चेंज हो जाएगी, ये वाटर से एक आइस के रूप में, सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो, क्लियर हो बच्चों। वाटर एट रूम टेंपरेचर लिक्विड, रूम टेंपरेचर वाटर लिक्विड है, क्यों, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर टेंपरेचर आपने रूम टेंपरेचर बना रखा है 25 डिग्री सेल्सियस बना रखा है, इसको कम कर दीजिए, वो फ्रीजिंग पॉइंट में आ जाएगा, वो आइस की फॉर्म में आ जाएगा, वो सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है, एंड आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेंपरेचर। जो आयरन अलमीरा जो लोहे की अलमारी है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है रूम टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस सॉलिड है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है सर, आपने बताया कि सर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, तो अलमीरा भी तो सॉलिड है। तो मैंने बच्चों क्या बताया कि हर एक सब्सटेंस का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, हर एक सब्सटेंस का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, अलग अलग चीजों का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। किसी का हायर है, किसी का लोअर है, किसी का 2000 के आसपास भी है।
2000 केल्विन भी है, 2300 केल्विन भी है, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर ये चीजें मेल्ट होती हैं बच्चों, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एन आयरन एल्यूमिनेट लोहे की अलमीरा है, इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर सॉलिड, तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, उसमें तो वो सॉलिड ही रहेगी। उसमें अगर उसको आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगी तो हो सकता है वो जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाने से जो अलमीरा है ना वो अपने आप को मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे कैसे रहेगी, सॉलिड रहेगी। क्यों? अब इसका रीजन क्या है सर? तो जो सॉलिड है ना उसके पार्टिकल पास पास होते हैं बच्चों, उसके पार्टिकल क्या होते हैं? पास पास होते हैं। जब उसके पार्टिकल पास पास होंगे तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और सॉलिड की चीजें, क्योंकि आयरन यहाँ पे क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, और सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। एक प्रॉपर्टी देंगे सिंपल, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन के बहुत सारे एटम्स मिलकर के एलिमेंट्स मिलकर बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन एल्यूमिनियम इज वेरी हाई। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि जो आयरन के एल्यूमिनियम है बच्चों उसके अंदर वो सॉलिड पार्टिकल है, और सॉलिड का प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हो कि सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, because force of attraction is very high in solid substance in base iron alumina, ठीक है। Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, यही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और सेम ऐसा क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। इन दोनों का क्वेश्चन लगभग पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने दो बातें पढ़ी थी बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन में दोबारा से बताया कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं और क्लियर हो जाएंगे, जल्दी समझ में नहीं आते, बड़े ध्यान से सुनना और समझना इसको। 7th और 8th क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर के जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं उनका सॉल्यूशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए कॉपी में, समझ लीजिए और इसको लर्न कीजिए और इसको समझिए, कोई डाउट आता है पूछिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो 7th और 8th क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूं, बाकी मैं क्वेश्चन बता ही चुका हूं। 7th क्वेश्चन कहता है कि व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि 273 केल्विन का मतलब यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस से है, क्योंकि देखिए ध्यान से मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस ही, देखिए अगर 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 2 केल्विन माइनस 273। तो देखिए अगर मैं उसको ले जाऊं तो 273 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो तो केल्विन के बराबर आ जाएगा। तो एक तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस है ना 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आपका 273 केल्विन के बराबर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर डिग्री सेल्सियस 0 पुट कर दूं तो जब प्लस का हो जाएगा, केल्विन 273 हो गया। तो कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस ना आपका जो 273 केल्विन है ये 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273 केल्विन की। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमती है, आप लोग जानते हो, तो यहाँ पर वो क्या है, वो कह रहे हैं कि व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेंपरेचर। कहते हैं सेम टेंपरेचर सेम है, वही सेम कंडीशन आ गई। आप ध्यान से देखो 7th क्वेश्चन में क्या क्या है, वही सेम कंडीशन आ गई कि वो कह रहा है कि आपने एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया, आपने बर्फ का टुकड़ा ले लिया और उसे थर्मामीटर लगा दिया। यहाँ पर आप चेक करोगे टेंपरेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस एक ही तो है। और अभी बर्फ का जो टुकड़ा पिघल रहा है, मेरी बात को समझिएगा, ये बर्फ का टुकड़ा एक सॉलिड शेप में है, सॉलिड शेप में है। जब ये लिक्विड शेप में आएगा, जब पिघलेगा बच्चों, जब पिघलेगा तो पिघलने के बाद अगर हम टेंपरेचर चेंज करें तो टेंपरेचर में चेंज आना चाहिए ना, लेकिन टेंपरेचर चेंज नहीं आ रहा, वो अब भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है, अब भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, तो क्योंकि बर्फ तो पहले अभी कोई, अगर मैं इस पानी को गर्म कर दूं, अब यहाँ पर भी बर्फ से पानी बन चुका है, इट मींस ये तो बर्फ का केस हो गया। अगर मैं बर्फ की जगह पानी ले लूं, क्या ले लूं, पानी, और तो पानी को मैं अगर क्या करूंगा कि पानी को अगर मैं कूल करूंगा तो पानी की कूलिंग में, क्योंकि पानी जो है वो एक नॉर्मल टेंपरेचर पे है, तो पानी की कूलिंग को इसी कूलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अगर मैं पानी को टेंपरेचर दूंगा तो पानी को टेंपरेचर देने में, कम या ज्यादा करने पे वो अपने आप को चेंज करेगा, लेकिन यहाँ पर जो बर्फ है ना, तो बर्फ अपने आप को चेंज, टेंपरेचर बढ़ाने पे अपने आप को चेंज नहीं कर रही है। बर्फ का देखिए, बर्फ का जो टेंपरेचर था वो 0 था और बर्फ को हीट दे रहा हूं तो भी 0 है। मेरा कहने का मतलब समझिए क्या कह रहा हूं मैं, कि बर्फ का टुकड़ा जो है ना बच्चों, जो बर्फ का टुकड़ा है ना आइस का, उस पर टेंपरेचर पहले भी 0 था लेकिन 273 केल्विन था, ठीक है, लेकिन मैं हीट दे रहा हूं तो भी 273 केल्विन है।
ये हीट जा कहां रही है, तो ये हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रूप में यूज हो रही है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जो हीट है ये इंटर कन्वर्जन में इस्तेमाल हो रही है। ये अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ रहा है, पानी के फॉर्म में आ रहा है, तो वो जो एनर्जी है वो पानी बनाने में खर्च हो रही है। लेकिन अगर सेकंड केस में देखूं, अगर मैं यहाँ पर पानी लूं तो टेंपरेचर बढ़ाऊंगा तो पानी वेपर स्टेट में जाएगा, अपने आप को चेंज करेगा, ठीक है। तो वहां पर और लेकिन अब देखिए, तो वो कह रहा है कि इन दोनों में से आइस एट 270 मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेंपरेचर। तो देखिए आइस जो है ना वो मोर इफेक्टिव है कूलिंग में पानी की बजाय। क्यों है? क्योंकि पहले इसलिए है क्योंकि आइस को पहले अपनी स्टेट को चेंज करे, क्योंकि आइस का टेंपरेचर है ही नहीं, आइस के टेंपरेचर में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा। आइस तो अपनी साइड में कूलिंग करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आइस तो अपना फेज चेंज कर रही है सेम टेंपरेचर पे। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है, वो तो पहले से लिक्विड है, पानी है, लेकिन उसको पहले पानी बनना पड़ेगा तब वो पानी की कंडीशन में आ पाएगी। समझ रहे हैं ना? Why is ice at 273 Kelvin? क्योंकि आइस को पहले पानी बनना पड़ेगा। 273 पे जो आइस है पहले उसको पानी बनना पड़ेगा, फिर पानी बनने के बाद वो इस कंडीशन पे आ पाएगी। तो उसका मतलब उसकी स्टेट में कुछ ना कुछ चेंज आ गया ना। तो आइस मोर इफेक्टिवली कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेंपरेचर। मतलब टेंपरेचर सेम होते हुए भी आइस मोर इफेक्टिव कूलिंग करेगी। क्यों? क्योंकि पहले आइस वाटर की फॉर्म में आएगी, फिर वो वाटर की प्रॉपर्टीज को शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम टेंपरेचर होते हुए वाटर जो है उसकी बजाय जो आइस है वो मोर कूलिंग करेगी, क्योंकि उसने जो एनर्जी है ना वो अपनी फेज चेंज करने में लगा दी। इसको रीजन क्या है? ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जो चेंज होता है बच्चों उसको फ्यूजन बोलते हैं। तो ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो एट 273 केल्विन टेंपरेचर, इसका क्वेश्चन क्या था? व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेंपरेचर। टेंपरेचर सेम रखना है, वाटर लेना है, आइस लेनी है। तो आइस और वाटर में अगर हम देखें तो वाटर ज्यादा कूलिंग करेगा, ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि वाटर पहले लिक्विड स्टेट में आएगा, उसके बाद वो फिर अपनी स्टेट को चेंज करेगा, लेकिन जो लिक्विड है वो अपनी डायरेक्ट स्टेट को चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो देखिए एट 27 आंसर क्या होगा? एट 273 केल्विन टेंपरेचर आइस रिलीज मोर कूलनेस इन कंपैरिजन टू वाटर। आइस ज्यादा कूलनेस रिलीज करेगी। क्यों? क्योंकि अपनी फेज को चेंज कर रही है। बिकॉज़ एन आइस इन एक्सपोज्ड मेल्टिंग हीट एनर्जी इज मोर। क्योंकि वहां पर वो अपने आप को मेल्ट कर रही है और वहां पर हीट एनर्जी जो है वो उसके मेल्टिंग फॉर्म में सेम ऐसा ही प्रोसेस है। अब यहां पर बर्फ का टुकड़ा लिया था, सॉलिड से लिक्विड जा रहे थे, अगले क्वेश्चन में हम लोग लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं। बच्चों जब हम लिक्विड से गैस में जाते हैं तो उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। और वहां पर जो एनर्जी का फेज चेंज में एनर्जी खर्च होगी उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये मैं पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न? व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न? बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग वाटर और स्टीम, एक तो बॉइलिंग वाटर उबलता हुआ पानी है, ठीक है। बॉइलिंग वाटर पर 100 डिग्री पे और एक स्टीम भाप बन चुका है। देखिए एक बात तो समझिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? एक तो मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ 100 पे लेके जा रहा हूँ, एक तो मैं पानी को 100 पे लेके जा रहा हूँ, और एक जो है ना 100 पे, और दूसरा पानी पहले से 100 पे है। मतलब एक तो मैं बॉइल कर रहा हूँ, ठीक है, और एक स्टीम में भाप बन चुका है। एक तो भाप बन चुका है, एक मैं बॉइल कर रहा हूँ। तो देखिए जब मैं पानी को बॉइल करूंगा ना बच्चों, जब मैं पानी को बॉइल करूंगा तो यहाँ पर जो हीट दे रहा हूँ ना, वो हीट पानी है वो लिक्विड स्टेट में है, और जो भाप है वो गैसीय स्टेट में है। तो लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में जो एनर्जी खर्च हो रही है वो फेज चेंज करने में लगा देगी, ठीक है। लेकिन भाप के पास तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए क्या होगा कि जो भाप तो पहले से गर्म है, ठीक है, तो जब ये फेज चेंज करने में लगा देगी, लिक्विड से जब गैसीय स्टेट में जो जा रही है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। यहाँ पर सेम वही चीज है जैसा वहां पर हो रहा था, वहां पे क्या लग रहा है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे क्या लग रहा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो स्टीम विल गिव मोर सीवर बर्निंग। स्टीम है क्योंकि पहले से स्टीम भाप बन चुकी है, तो उसको इतनी ज्यादा एनर्जी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से वो बॉइलिंग स्टेट में आ चुकी है। स्टीम विल गिव मोर सीवर बर्निंग बिकॉज़ स्टीम हैज एक्स्ट्रा हीट एनर्जी इन इट। क्योंकि स्टीम के पास एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है which is called inexposed heat energy evaporation, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लिक्विड को तो पहले गैसेस की फॉर्म में आना पड़ेगा, फिर जाके अपनी एनर्जी लगाएंगे, लेकिन वो तो पहले से गैसेस की फॉर्म में है। तो अब लिक्विड से जो गैसेस की फॉर्म में एनर्जी आ रही है सर, वो कहाँ जा रही है? तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन फॉर्म में यूज हो रही है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमने करा कन्वर्ट द फॉलोइंग टेंपरेचर सेल्सियस स्केल में कर दिया, 300 500 केस को कर दिया, ठीक है, ये हो गया। तीन क्वेश्चन सी हो गए। चौथा क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ऑक्सीजन एंड वाटर। शुरू करा पांचवा क्वेश्चन 25 डिग्री से 0 100 वहां पे देखा, 25 पे लिक्विड स्टेट होगा, 0 पे सॉलिड एज वेल एज लिक्विड दोनों होते हैं।
100 इंडिगो गैसेस एज लिक्विड स्टेट होगा, ठीक है, जनरली कुछ तो सॉलिड गैसेस आता है, ठीक है, जस्टिफाई करेंगे यहाँ पर वाटर एट रूम टेंपरेचर लिक्विड है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का रीजन दे दिया आपने, उसके बाद अलीना का दिया था सॉलिड की पार्टिकल्स, उसके बाद ये दो क्वेश्चंस बता दिए, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण हो रहा है, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन के कारण हो रहा है। तो ये 8 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो एनसीईआरटी इंटेस्ट के क्वेश्चन हैं उनको हम रिवाइज करेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कीजिए, समझिए, पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से अच्छी तरह पढ़िए और डाउट से पूछिए, तैयारी करिए। ओके बच्चों, थैंक यू।